टू IIT सरकारी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग ने शुरू किया था अम्ल, क्षारक और लवण, और उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग लवण तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, अम्ल और क्षारक में काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। शुरुआत में बिल्कुल क्लास की हम लोगों ने पढ़ा था आर्हेनियस या आरेनियस की धारणा, ठीक है। आरेनियस की धारणा जब हम लोग ने पढ़ा था तो उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी ये थी कि उन्होंने केवल जलीय विलयन की बात की थी। तो आर्हेनियस की धारणा का जो मतलब नेगेटिव पॉइंट है, इसकी जो कमी है वो क्या है कि केवल जलीय विलयनों तक सीमित है, केवल जलीय विलयन तक सीमित है। तो ये उसकी कमी है। इस कमी को दूर किया था ब्राउनस्टेड और लाउरी ने, ठीक है। तो आर्हेनियस की धारणा ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो कमी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा कि इनकी धारणा में क्या कमी है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जलीय विलयन तक सीमित है। तो उसका कीवर्ड जो जरूरी शब्द है जो आपको याद रखना है वो क्या है, जलीय विलयन। तो आगे बढ़ते हैं, ब्राउनस्टेड लाउरी के पास जाते हैं। हिंदी में ब्राउनस्टेड और लोरी इन्होंने क्या कहा, कोई भी अणु धनायन या ऋणायन वो अगर किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर पा रहा है, यानी प्रदान कर सके तो मतलब यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, वही H+। हम लोग ने काफी अच्छा डिस्कशन किया था कि प्रोटॉन और H+ एक ही चीज होते हैं। हाइड्रोजन के एटम से अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक देते हैं तो अंदर केवल हमारे पास प्रोटॉन ही बचता है, तो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है, अणु हो, पहले से ही उसमें कोई कोई अणु है, अगर उसमें धन पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, तो उसे धनायन बोलते हैं। अगर उसमें ऋण आवेश है तो उसे ऋणायन बोलते हैं। तो अणु हो, प्लस चार्ज वाला हो या माइनस चार्ज वाला हो, अगर उसके अंदर ये क्षमता है कि वो किसी और को प्रोटॉन दान में दे पा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वह अपना, अच्छा सबसे पहले जो था एसिड कहलाता है, वह अम्ल कहलाता है, वह अम्ल कहलाता है। तो अम्ल क्या होते हैं, यानी कि वो H+ दान में देना पसंद करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, H+ को दान में देना पसंद करते हैं। उसी तरह क्षारक पे आएंगे, क्या कहेंगे, कोई भी अणु धनायन या ऋणायन, ये तो पहले ही जैसी लाइन है, जो किसी अन्य पदार्थ को नहीं, अन्य पदार्थ से H+ यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण कर सके, है ना, प्राप्त कर सके। तो ग्रहण कर रहा है मतलब कि हमारा जो एसिड है यानी कि अम्ल है वो दानवीर है, और क्षार जो है, क्षारक जो है वो प्राप्त करने वाला भिखारी है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे समझना चाहते हैं तो वह क्या कहलाता है, अपने आप में क्षारक कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि अम्ल क्या करते हैं, H+ प्रदान करते हैं, और क्षारक क्या करते हैं, H+ ग्रहण करते हैं। यही बात हम लोग याद रखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, प्रोटॉन, यही है, यही प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन प्राप्त करने वाला या लेने वाला। प्रोटॉन देने वाला हो गया क्या, अम्ल, अम्ल यानी दानवीर है, राजा है, और प्रोटॉन लेने वाला अपना क्षारक, क्षारक क्या है, भिखारी है। और भिखारी क्या होता है, भिक्षु, है ना। तो यहां भी छा आ गया और यहां भी छा आ गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अम्ल क्या है, वो अमीरात हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, ठीक है। अम्ल अम्मा है, उनके पास सब कुछ है,
वो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे भी आप याद करें, ये याद करिए कि प्रोटॉन देने वाला अम्ल और प्रोटॉन लेने वाला हो जाता है क्षार। तो जो भी पूरी ब्राउनस्टेड एंड लाउरी थ्योरी है उसको हमने इस बक्से में बंद कर दिया है। आपको केवल इतना ही याद रखना होगा। अब जैसे हम लोगों ने एक ये पढ़ी थी रिएक्शन कि भाई अगर HCl में हम लोग पानी मिला देते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिला देते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन इसमें जाकर जुड़ जाता है और ये क्या बन जाता है, H3O+। असली में होता क्या है, अंदर ही अंदर ये जो HCl है ये H+ और Cl- में टूट जाता है, H+ आके इसमें जुड़ जाता है तो H3O+ बना लेता है। अब बचा क्या भाई, ये तो है ही नहीं, मतलब इसकी जगह तो हमने ये दोनों लिख दिए, ये जाके इससे जुड़ गया, H3O+ बन गया। अब बचा क्या, Cl- बचा, तो Cl- को हम लोग यहां लिख देते हैं। अब यहां पे हुआ क्या कि H+ कहां से निकल के आया, HCl से निकल के आया। इसी चीज को अगर हम लोग और थोड़ा सा समझे तो HCl क्या कर रहा है, अपनी तरफ से H+ और Cl- दिए दे रहा है। ये जो चीज है ये इतने में ही अंदर हो गई, तो हम लोग इसको दिखा नहीं रहे हैं और H+ को इसमें जोड़ के वहां पहुंचा दिया, Cl- बचा, ये यहां आ गया। तो लेकिन हम अपनी अगर डेफिनेशन पे आए, ब्राउनस्टेड लाउरी थ्योरी की परिभाषा में आए, तो यहाँ पे प्रोटॉन यानी कि H+ दे कौन रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन जब भी लिख रहे हैं तो बच्चों आप खुद ही समझ लीजिए कि हम लोग H+ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग H+ की बात कर रहे हैं। तो H+ कौन दे रहा है, असली में H+ कौन दे रहा है, HCl दे रहा है। तो HCl क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये बात तो हम लोग पहले से जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, H+ देने वाला यानी कि प्रोटॉन देने वाला कौन है, वो है HCl। और HCl इस परिभाषा से क्या हो गया, अपने आप में HCl को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अम्ल बोले दे रहे हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन अगली बात नई है जो सिर्फ ब्राउनस्टेड और लाउरी ने बोली है। भाई ये तो इन्होंने भी समझा दिया था, आर्हेनियस ने भी समझा दिया था कि HCl अपने आप में एक अम्ल है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई पानी जो है, पानी ने क्या किया, H+ को ग्रहण किया। फिर से सुन लीजिए, पानी ने H+ को ग्रहण किया, यानी कि H+ लेने वाला यहाँ पे क्या है, जल है, यानी कि H2O है। तो H2O यहां पे क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। तो ये बहुत नई बात है कि इन्होंने पानी को भी क्षारक बता दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थ्योरी इनकी गलत नहीं है। मतलब बहुत लोग ये बोलेंगे कि नहीं पानी तो क्या बोलते हैं न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है, ये सब बातें करेंगे, बोलेंगे हम क्षारक नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अलग अलग रिएक्शन में बच्चों पानी अलग अलग रोल निभा सकता है। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में जो यहां आपके सामने लिखी है, क्षारक का रोल कौन निभा रहा है, पानी निभा रहा है। और HCl तो अम्ल है ही, तो वो तो अम्ल का रोल निभाएगा ही। तो ये काफी नई चीज है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगी। आई एम वेरी श्योर, आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको पता था पहले से कि क्षारक का भी रूप ले सकता है, इस क्षारक का रोल निभा सकता है अपना पानी। तो अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे नाम बता देते हैं, HCl क्या है, हम बता चुके हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2O क्या है, जल है, पानी है, वाटर है। Cl- क्या है, हम बता चुके हैं आपको, क्लोराइड आयन है। क्या है, क्लोराइड आयन है। और उसी तरह H3O+ क्या है, ये है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अगर पानी जो है हमारा, अब देखिए अगर मान लीजिए कि इस रिएक्शन की बात करें हम लोग, अंदर अंदर क्या हो रहा है, H+ जो है H2O से जुड़ा जा रहा है। तो H+ H2O से जुड़ा जा रहा है बच्चों, तो H++ H2O कर ले यहां पे, तब क्या हो जा रहा है, ये बना जा रहा है H3O+। तो इधर भी आप देख सकते हैं,
इस पूरी रिएक्शन को, इस पूरी अभिक्रिया को हम लोगों ने अंदर अंदर जो चल रहा है उसमें तोड़कर देखा कि देखो HCl H+ दे रहा है और H2O H+ ले रहा है। तो यहां पे HCl क्या बन गया, अम्ल बन गया, और H2O क्या बन गया, क्षारक बन गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और नई बात कही थी अपने ब्रोंस्टेड और लाउरी ने, दो लोग थे यहाँ पे, है ना, इसीलिए एंड लगा हुआ है। देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं कि HCl जो है, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि H+ और Cl- में टूट जाता है। इसको हम थोड़ा सा मतलब आगे वाला रास्ता और पीछे वाला रास्ता दोनों, मतलब ऊपर वाला रास्ता जो है वो क्या है, ऐसा है, और ये टूट रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज कॉपी कर दी हम लोग। लेकिन ये क्या है, वापस भी तो जा रहा है। तो H+ + Cl- ये वापस जाने की भी क्षमता रखता है। तो अब हम लोग यहां से देख रहे हैं और ये वाला तीर उस तरफ ले जा रहा है, तो वापस HCl बना जा रहा है। कोई नई बात नहीं है, इसी चीज को हमने 2 बार में समझाकर लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब ये तो समझ में आ ही गया है कि HCl क्या कर रहा है, अम्ल दे रहा है, बहुत अम्ल की तरह काम कर रहा है, और H+ दे रहा है। तो यहां पर HCl क्या हो गया, अपना अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, H+ क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। लेकिन अब इसकी क्या बात करें, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, वैसे तो ये क्लोराइड आयन है, लेकिन क्या ये भी अम्ल है, या ये क्षार है, या ये लवण है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये यहां से नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहां से समझ में आएगा कि Cl- जो है अपने आप क्षमता रखता है कि उसमें H+ जुड़ जाएगा और वापस HCl बन जाएगा। तो क्योंकि Cl- ये क्षमता रखता है कि वो H+ को प्राप्त कर सके, H+ को ले सके, H+ को धारण कर सके। ठीक है, तो इसलिए Cl- अपने आप में क्या हो जाएगा, क्षारक का रूप ले लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक अम्ल एक प्रोटॉन में टूट रहा है और एक क्षारक दिए दे रहा है। ये भी बात ब्रोंस्टेड और लाउरी ने ही कही थी, आर्हेनियस यहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये याद रखिएगा कि Cl- क्षारक हो सकता है, HCl अम्ल तो आप पहचान ही जाएंगे। तो अगर आपसे कोई ऐसे ही रिएक्शन दे देता है, ये रिएक्शन हमेशा आएगी एग्जाम में, तो इसमें पूछा जाएगा HCl क्या है, तो आप बोलेंगे अम्ल, इसमें Cl- क्या है, तो आप बोलेंगे क्षारक, H+ क्या है, ना तो अम्ल ना तो क्षारक। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अम्ल और क्षारक के परीक्षण पे। तो परीक्षण कई तरीके से होते हैं, इसमें सबसे जो फेमस है, जो सबसे ज्यादा लोगों को मालूम होता है, वो होता है लिटमस। ठीक है, लिटमस इंग्लिश में भी बोलते हैं, लिटमस हिंदी में भी बोलते हैं। लिटमस टेस्ट बोला जाता है, लिटमस परीक्षण बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस का कागज होता है, यहाँ पे भी पेपर ही लिख दे रहा हूं मैं। तो करते क्या है, लिटमस पेपर को हम लोग अम्ल में डुबो देते हैं और फिर उसका रंग देखते हैं। लिटमस पेपर को हम लोग क्षार में डुबो देते हैं और फिर उसको उसमें उसका रंग देखते हैं। तो रंग परिवर्तन से या रंग से हम लोग बता पाते हैं कि हाँ, ये जो रंगहीन द्रव बना है, ये वाला अम्ल है और ये वाला क्षार है। ये हम लोग लिटमस से बता पाते हैं। उसी तरह 2 और परीक्षण हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो हिंदी में भी इन्हें लिख देते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने चाहिए। सभी टेस्ट जो हैं अलग अलग रंग देते हैं और रंग परिवर्तन से ही हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। अंत में मैं आपके सामने एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल में किसमें क्या रंग होता है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन लिटमस पेपर पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। और अंग्रेजी में क्या बताया जाता है, टर्न्स moist blue, litmus red, टर्न्स moist blue, चलिए यहां लिख देते हैं litmus red। ये कौन करता है,
मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ, नम, ठीक है। टर्न्स मतलब बदलता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, एसिड करता है। एसिड क्या करता है, एसिड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। यानी कि अम्ल अगर हम लोग देख रहे हैं तो अम्ल क्या टर्न करता है, क्या परिवर्तन करता है, नम नीले या नम नीला लिटमस लाल में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए, नीला मार्कर तो नहीं है मेरा, तो मैं काले से ही काम चला रहा हूं। नम नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है, अम्ल करता है। अब आ जाते हैं क्षार में। क्षार भी इसी टाइप का काम करता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा। नम लाल लिटमस को नीला कर देता होगा बस, और क्या। नम लाल लिटमस को क्षारक या क्षार, वैसे क्षारक बोलना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि क्षारक बहुत सारे होते हैं, क्षार कम होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्षार को हम लोग एल्कली भी बोलते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नम लाल लिटमस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये काम करता है क्षारक। इसी को अगर मतलब एसिड वाला जो तरीका है, इंग्लिश में ऐसा दिख रहा है ऊपर की तरह, ये इसी चीज को मैंने हिंदी में यहां पे लिख दिया। और इसका अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तब क्या होगा, बेस टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, यहां पे मैं रेड लिख के दे रहा हूं रेड से ही, और यहां पर मैं रेड लिख के दे रहा हूं रेड से ही, ताकि आपको समस्या ना हो। तो ये पहचान है, बेस की क्या पहचान है, लाल को नीले में परिवर्तित कर देगा, और एसिड की पहचान है कि नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा। यहां पे ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए लिटमस का कोई रंग नहीं है, मतलब लिटमस सफेद है, तो उसको अगर आप एसिड में डालेंगे तो अंतिम में लाल हो जाएगा। लिटमस अगर सफेद है, उसको अगर आप बेस में डालेंगे तो वो, या क्षारक में डालेंगे तो वो अंतिम में नीला हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अंतिम रंग आपको याद रखना, एसिड किसी भी लिटमस पेपर का अंतिम रंग लाल कर देता, वो पहले कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे नीला वाला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, पहले अगर सफेद भी होगा तो वो लाल हो जाएगा। फिर बेस का क्या करता है, अंतिम में लिटमस को नीला कर देगा। उसी तरह मेथिल ऑरेंज में अंतिम एक रंग देता है, और फिनोक्थिलीन भी अंतिम एक रंग देता है एसिड और बेस के साथ। तो हम लोग अपनी एक टेबल बना लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो टेबल में जो जानकारी हमें पहले से पता है उसे जरा नोट डाउन कर लें। एसिड जो है अंतिम रंग देता है लाल, तो यानी कि एसिड को अगर लिटमस पेपर से कांटेक्ट में लाया जाए, इसके समीप लाया जाए, या लिटमस पेपर को एसिड में डुबो दिया जाए, या लिटमस पेपर में एक बूंद एसिड चुआ दिया जाए, गिरा दिया जाए, तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अंतिम रंग हो जाएगा लाल। एसिड का अंतिम रंग हो जाएगा लाल, यानी कि रेड। ठीक है, और उसी तरह बेस में अगर हम लोग लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फिर से बोलेंगे, लिटमस पेपर में हम लोग बेस का एक बूंद गिरा दें, या लिटमस पेपर को ही बेस में डुबा दें, क्षारक में डुबा दें, तब क्या होगा, अंतिम रंग हो जाएगा नीला। ठीक है, तो अंतिम रंग हो जाएगा नीला यहां पर, यानी कि ब्लू। अब होता क्या है, मिथाइल ऑरेंज अपने आप में कागज नहीं होता है, एक द्रव की तरह होता है, और नाम इसका ऑरेंज है, तो मतलब पहले से ही ये ऑरेंज कलर का होगा। तो पहले से ऑरेंज कलर का होगा। अगर और मिथाइल ऑरेंज में हम लोग एसिड डाल देते हैं तो
ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो जाएगा, फिर से ये रेड में ही चेंज हो जाएगा यदि हम लोग अम्ल से डील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसका रिएक्शन बेस से करें तो फिर ये ऑरेंज कलर जो है वो येलो में चेंज हो जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीला हो जाएगा। और फिर हो जाता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन में अगर एसिड डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा। और फिनोप्थिलीन में अगर हम लोग बेस को डाल दें तो क्या कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। चलिए पिंक भी मैं इसी से लिख देता हूं, रेड नहीं है ये, पिंक है। पिंक यानी कि गुलाबी। तो ये टेबल आपको याद अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा जैसे मैं कहता हूं कि आपको इस तरह की जो अंतिम टेबल मैं आपको बनाता हूं सिर्फ उतना ही रटना है, बाकी चीजें समझनी है। ठीक है, तो अगर एसिड डालें लिटमस पेपर में अंत में लाल, बेस डालें लिटमस पेपर में अंत में नीला, एसिड डालें मिथाइल ऑरेंज में अंत में लाल, बेस डालें मेथिल ऑरेंज में अंत में पीला, एसिड डालें फिनोप्थिलीन में अंत में रंगहीन हो जाएगा। पूरा जो द्रव है, पूरा जो सॉल्यूशन है, पूरा जो विलयन है वो रंगहीन हो जाएगा। और बेस अगर हम लोग फिनोप्थिलीन में डालें तो अंत में जो रंग आ जाएगा वो आ जाएगा गुलाबी। अब कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अम्लों का आवश्यक अंग, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अम्ल होते क्या क्या है भाई, H2SO4, HCl, HNO3, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो हर बार है। ठीक है, देखिए O 2 बार है, ठीक है, H 3 बार है, S अकेले ही है, N अकेले ही है, Cl अकेले ही है। तो 3 बार कौन सा है, हाइड्रोजन है। और इसके अलावा आप जितने भी अम्ल और भी लिखें तो देखिए CH3, COOH, H3, PO4, H2, CO3, हर जगह आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जरूर है। तो इसलिए अम्लों का आवश्यक अंग क्या हो जाएगा, आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा अम्ल में पाया जाएगा। इसी को दूसरी तरीके से बच्चों को पूछा जाता है कौन सा तत्व अम्लों में सर्वथा पाया जाएगा, तो भी आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, अंग बोले तत्व बोले एक ही बात है। ठीक है, तो ये अम्लों का आवश्यक तत्व भी बोला जा सकता है, तो तत्व भी हाइड्रोजन है। गैस भी बोल सकता है, कौन सी गैस अम्लों में हमेशा होती है, तो वो भी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अब अम्ल जल में विलयन करके कौन सा धनायन देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन H+ होगा, जल ऑप्शन में तो ये भी हो जाएगा, H3O+ भी हो जाएगा और OH- भी हो जाएगा। पहली बात तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं धनायन की, तो धनायन यानी प्लस होना चाहिए, धन होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई आयन है ही नहीं, ये नहीं होगा, ना प्लस है ना माइनस है, ये दोनों प्लस हैं तो इन पे चर्चा कर सकते हैं। OH- भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें तो प्लस चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन के हिसाब से इसको कर देंगे कि अम्ल जो है जल में H+ दे देता है, क्योंकि आपके मन में क्या विचार आएगा कि चलो भाई HCl को हम लोग ये कर देते हैं H+ और Cl-। लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा चलो अगर ये गलत हो रहा है तो यही बचा। तो असली में क्या हो रहा है, जल में विलयन हो रहा है ना, तो जल भी तो लाएंगे हम लोग। तो HCl + H2O हम लोग करते हैं और यहाँ पे हम लोग H3O+ बना लेते हैं और Cl- बनाते हैं। ये करा चुका हूं मैं, इसलिए ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, H3O+ होगा। अगर एग्जाम में H3O+ आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता है, मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन तो होते हैं और साथ में आपको ऑप्शन दे देता है H4O+, कुछ अजीब सा ऑप्शन दे देता है, तब फिर आप इस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 ऑप्शन हैं
तो ये सही है और ये बहुत सही है। अगर इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो इसमें हम लोग इसको विजेता मानेंगे। अगर ये ऑप्शन ही नहीं है तो हम लोग इससे काम चला लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सही और बहुत सही को समझें। अगले कुछ सवाल, अम्लों क्षारकों की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? तो भाई अगर हम लोग उन्हें पानी में डाल दें, उनका विलयन हो जाए तो फिर क्या होगा, वो आयनित हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आयन बनेंगे, यानी कि धनायन और ऋणायन जितने ज्यादा बनेंगे, उतना हमारा अम्ल या क्षारक प्रबल माना जाएगा। तो ये किस पे निर्भर करता है? आयनन की मात्रा पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आयनन की मात्रा पे। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं H2SO4 जो है वो क्या हो जा रहा है, 2H प्लस दिए दे रहा है, SO4 2 माइनस दिए दे रहा है, बहुत बार कर चुके हैं। फिर दूसरा मान लीजिए क्या है, CH3COOH है, वो क्या कर रहा है, H प्लस ही दे रहा है और CH3COO माइनस दिए दे रहा है। तो असली में मान लीजिए आपने H2SO4 के 100 अणु लिए और CH3COOH के 100 अणु लिए, तो जब आप इनको गिनने बैठेंगे तो H2SO4 के 100 अणु में से 80 या 90 अणु जो है वो आयनित हो जाएंगे। 100 में 100 भी आयनित हो सकते हैं, लेकिन इनके 100 में से 2 या 10 ही आयनित हो पाएंगे। मतलब यहाँ पर पूरे लगभग आयनित हुए जा रहे हैं। आयनन 100% के आसपास हो रहा है और यहाँ आयनन जो हो रहा है वो 10% से भी कम हो रहा है। तो यहाँ आयनन की मात्रा ज्यादा है और यहाँ आयनन की मात्रा कम है। हालांकि हम लोग अभिक्रिया देख के नहीं बता सकते हैं कि आयनन की मात्रा ज्यादा है या कम है, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से, परीक्षण से जान पाएंगे। तो H2SO4 बहुत ज्यादा आयनन दे रहा है, तो इसलिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। ये प्रबल अम्ल हो जाएगा और ये निर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होगी, इसका आंसर भी हम लोग यहीं से देख सकते हैं। देखिए, अगर एक अणु हम लोग ले रहे हैं और वो टूट जाता है तो वो 1 H+ दे रहा है, और हम लोग यही जानते हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या कहती है। अगर एक अणु टूटकर 1 H+ यानी कि प्रोटॉन दे पा रहा है तो उस अम्ल की क्षारकता 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पूछता है H2SO4 की क्षारकता क्या है तो हम लोग 2 ले लेते हैं। हम लोग बस केवल टूटने वाले हाइड्रोजनों को गिन लेते हैं, वही उसकी क्षारकता होती है। ये चीज हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, एसिटिक अम्ल के कई नाम हैं। ठीक है, एक तो एसिटिक अम्ल है, इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, उसी तरह इसका एक और नाम है विनेगर। ठीक है, विनेगर को हिंदी में सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं सिरका। सिरका, सिरके, जो भी कहना चाहें, सिरके का बोल रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल बोले, चाहे विनेगर बोले, चाहे सिरका बोले, एक ही बात होती है। इसका एक और नाम होता है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल या इथेनोइक एसिड। तो ये सारे नाम एक ही चीज को बता रहे हैं। तो आप चाहे एसिटिक अम्ल बोले, एसिटिक एसिड बोले, इथेनोइक एसिड बोले, इथेनोइक अम्ल बोले, विनेगर बोले, सिरका बोले, सब एक ही बात है। सबका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। तो अगला क्वेश्चन यही आ रहा है, सिरके का रासायनिक सूत्र। तो बस कुछ नहीं, हमें एग्जाम में केवल ये लिख के आना है, मतलब ऑप्शन टिक करना है। हम लोग तो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। CH3COOH। ठीक है, तो सिरके का रासायनिक सूत्र ये है।
चलिए अब सवाल है अम्ल की क्षारकता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका तो रटा रटाया फॉर्मूला ही है, वही फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। मैं बता भी चुका हूं आपको अम्ल की क्षारकता का ये फॉर्मूला होता है, डिवाइड करके क्या बोलते हैं, अम्ल का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, और इसको भाग हम किसके देंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो ये तो हो गई अम्ल की क्षारकता का फॉर्मूला। सीधे यही वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ऑप्शन में उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब तुल्यांकी को ऊपर ले लें और नीचे अणु लिख दें, अणु की जगह परमाणु लिख दें। इस तरह से 4 ऑप्शन वो लोग बना देंगे। अम्लों से हाइड्रोजन आयन कब उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने की जगह वो लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कब विलग होता है। ठीक है, विलग होना कोई नई चीज नहीं है, अलग होना है यहाँ पर। तो अम्लों से हाइड्रोजन कब अलग होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जल की उपस्थिति में। ठीक है, जल की उपस्थिति में। आई थिंक ये सही है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी अगर होगा आसपास मतलब उसमें मिल पाएगा, तब जो अम्ल होगा वो अपना तुरंत H+ बाहर निकाल के फेंक देगा। अगर जल उसके आसपास है, मतलब ये भी होता है बच्चों की जो वातावरण में जल है, वाष्प है, उससे भी अम्ल क्या कर सकता है, अपना H+ वापस बाहर फेंक सकता है। तभी आप देखते हैं कि जब अम्ल रखा रहता है तो उससे धुआं जैसा निकलता रहता है। तो वो जो धुआं जैसा निकलना है वो ये बता रहा है कि H+ और Cl- जो है वो अलग अलग होते जा रहे हैं। जब भी अम्ल हम लोग देखते हैं तो उसमें धुआं जैसा निकलता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में H+ अलग होने लगता है, यानी हाइड्रोजन आयन अलग होने लगता है। हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं H+ या हाइड्रोजन आयन का एक और नाम क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, कई बार अब तक हो चुका है। फिर अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं, भाई वही कारण है क्योंकि अम्ल आयनित हो जाते हैं, तो इसलिए वो विद्युत का चालन कर पाते हैं। तो क्या हो जाता है, अम्ल विलयन में आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करते हैं। हो सकता है अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और वही विद्युत चालन में कार्य करता है। फिर जो हाइड्रोजन है वही विद्युत चालन करने लगते हैं। तो चाहे ये वाला ऑप्शन कर लीजिए, चाहे ये वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। फिर वही बात बोलूंगा, अगर इन्हीं दोनों में लड़ाई हो जाए तो ये वाला बहुत सही है और ये वाला सही है। ठीक है, अगला सवाल क्या है वो मैं लिख ही देता हूं आपके सामने। जब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं, यानी कि आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है। ठीक है, देखते हैं क्या उत्पन्न होता है।
पहली बात तो एग्जाम में क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको नहीं लिख के देंगे, ठीक है। वो लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लिखेंगे, आपको खुद पता करना होगा कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। तो चलो जो जैसा लिखा है वही लिख लेते हैं, NaOH प्लस HCl, ठीक है। ये मतलब चिपका के लिखिए NaOH, ठीक है, NaOH प्लस HCl। अब आप क्या देख सकते हैं, यहां पर देखिए ये H है और ये OH है, तो अपना जाना पहचाना ये लोग क्या बना सकते हैं, H ये ले लें इधर से और OH यहां से ले लें, तो ये हो गया HOH। HOH कुछ नया नहीं है, H2O ही है भाई, है कि नहीं। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर तो फटाक से पानी बना देंगे भाई। अब बचे ये Na और Cl, बिल्कुल सही गैस किया आपने, यहां बन गया NaCl। तो बस यहां पर ये जो NaOH है ये अपना क्या है, क्षारक है, और HCl क्या है, HCl है अम्ल। तो क्षारक और अम्ल मिलकर क्या बना दे रहे हैं, जल बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहां पर लवण बना दे रहे हैं। तो अब हम लोग लवण की ओर बढ़ पाएंगे यहीं से। तो NaOH अपने आप में नाम अगर लिखना चाहें क्या है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में ये अम्ल है। लवण यानी कि नमक यानी कि सॉल्ट, ये क्या है, इसको NaCl को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब हम लोग लवण की ओर बढ़ रहे हैं। जल तो अपना जल ही है, पानी है, चलो अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो वाटर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। आप कोई भी क्षारक और अम्ल अगर आपस में मिला दें तो अंत में कोई ना कोई लवण और कोई ना कोई जल ही बनेगा। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण करके दिखाता हूं। KOH प्लस H2SO4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, K2SO4 और यहां पर बन जाएगा पानी H2O। अब आप कहेंगे यार यहां तो K2 है, तो चलो बैलेंस कर दो, 2K यहां पे हो गया, यानी 2 OH हैं, तो 2 OH और 2 H, फिर वही होगा, ये जैसे लाल बक्सा बनाया हम लोगों ने, ये लाल बक्सा फिर से बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे 2 OH है और 2 H2 है, तो 2 OH मिलकर 2 OH और 2 H2 मिलकर क्या बना देंगे, 2 बार HOH बना देंगे, यानी कि 2 H2O बना देंगे। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस भी हुई जा रही है। 2K है, 2K है, 2 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है भाई, 4 2 6 ऑक्सीजन है, 4 2 6 ऑक्सीजन भी यहां पर है। अब लेकिन बैलेंसिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन आपको आनी चाहिए। अब यहां पर क्या मैं बोलूंगा, KOH अपने आप में क्या है, सोडियम नहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि अम्ल है। K2SO4 एक नया लवण है और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। और ये तो अपना वाटर या जल है ही, तो इसे भी लिख लेते हैं। चलो सारे नाम मैं बता ही देता हूं। KOH क्या है, क्षारक, अम्ल, ऊपर से ही चुरा रहे हैं, और क्या, लवण, और ये हो गया जल। यानी कि हमने ये सीखा कभी भी कोई क्षारक और अम्ल आपस में मिल जाएंगे तो लवण और जल ही बना के उनको देना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा,
पोटेशियम, कोई नाम भी सीधे सीधे पूछ सकता है, पोटेशियम सल्फेट। तो इसलिए नाम भी आपको आने चाहिए, मन में आपके ये रिएक्शन चलनी चाहिए। जल में क्या हो जाएगा, वो तो जल और वाटर कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, दो अलग अलग रिएक्शन आपको करके दिखाए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला बादल बना है ये अलग रिएक्शन है, और जो नीचे वाला बिना बादल के है वो एक अलग रिएक्शन। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। जब NaOH और HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, एक अणु लवण का बनता है और एक अणु जल का बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बोलते जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में करते हैं अभिक्रिया तो एक अणु लवण का बनता है और दो अणु जल के बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग आंसर बहुत सिंपल करेंगे, क्या बन के आता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन के आता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर, यानी कि नमक और पानी बनकर आता है। तो हम लोग नमक और पानी, जैसा ऑप्शन है वैसे पे चले जाएंगे, नमक और पानी बन जाता है। या थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में अगर बोले तो बोलेंगे सोडियम, स्टैंडर्ड मतलब केमिस्ट्री वाली, इंग्लिश को मैं स्टैंडर्ड नहीं मानता हूं, सोडियम क्लोराइड और जल, दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो सही है। अगर फिर वही बात है नमक और पानी बोल रहे हैं यानी लवण और पानी बोल रहे हैं तो फिर तो कोई भी जनरल हो जाएगा। लेकिन जब हमें पक्का NaOH और HCl मालूम ही है तो इसलिए फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा और ये वाला ऑप्शन बहुत सही होगा। तो अब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं, आज की क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।